नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉन ऑफ पीडी में। मैं पीडी सिंह। देखिएगा, कई बच्चे लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर इसका क्वेश्चन पेपर। तो हालांकि जहाँ तक मेरे से पॉसिबल था, मोस्टली के क्वेश्चन पेपर मैंने वीडियो बना दी गई थी और चैनल पे डाल दिया गया जॉन ऑफ पीडी पे। और फिर भी क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट इतने ज़्यादा हैं, वैकेंसीज कम कम हैं और पोस्ट ज़्यादा हैं। टीजीटी में, पीजीटी में, जो नॉन टीचिंग सब्जेक्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, तो सभी पे वीडियो बना पाना थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज रहता है ना। तो हम मेनली सब्जेक्ट की तैयारी पे काम कर रहे हैं और जो सब्जेक्ट बच गए थे उनकी वीडियो नहीं बन पाई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया था और कई लोगों ने वहाँ से देख भी लिया है, वो सेटिस्फाइड भी हैं। तो यदि आप में से कुछ को नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर चले जाएँ, पीडी सिंह पे, और वहाँ पर आप उसको आराम से देख सकते हैं, है ना। ड्राइव का लिंक डाल दिया गया। ड्राइव के लिंक में उसमें एटॉमिक एनर्जी के सारे पेपर हैं। और मेनली आज की जो वीडियो है आपके सामने टीचिंग मैथोडोलॉजी के, और आज का जो टीचिंग मैथोडोलॉजी के 10 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल अच्छे, जिसमें आपका दिमाग का यूज करना पड़ेगा। इसमें ये नहीं है कि अच्छा, इसमें साइकोलॉजी नहीं है। पहली बात तो टीचिंग मैथोडोलॉजी है, इसमें आपको फैक्ट से कोई लेने देना नहीं है। इसमें बस आपकी अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग, कि आप किस तरीके का डिसीजन मेकिंग करते हैं, और जो पास्ट में आपको कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग किया है नहीं किया है, पेरेंट्स से डील किया है, स्टूडेंट से डील किया है नहीं किया है, वो सारी एक्सपीरियंसेस आपके यहाँ पर क्वेश्चन में काम आएंगे। देखिएगा, सबसे पहले इसको हम करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ यू विल बी द सीनियर मेंबर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स कमिटी, व्हाट विल बी योर क्राइटेरिया टू डिसबर्स द फाइनेंशियल एड टू द स्टूडेंट। आप क्या हैं, आप पुअर स्टूडेंट के लिए जो एड आता है, जो फाइनेंस आता है, उसका डिसबर्समेंट कमेटी में सीनियर मेंबर है, सीनियर मेंबर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स कमेटी। तो इसमें जो अमाउंट डिस्पर्स करना है, जो पैसे बांटने हैं, उसके लिए आप क्या क्राइटेरिया अपनाएंगे, यानी किन छात्रों को बांटेंगे और किन छात्रों को नहीं बांटेंगे। पहला है, फाइनेंशियल सपोर्ट मस्ट गो टू योर फेवरेबल स्टूडेंट। जो आपका सबसे फेवरेट स्टूडेंट है, आप उसको देंगे, नहीं देंगे। अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन बना है ना, ये क्वेश्चन टीचिंग मेथोडोलॉजी के इस कॉन्सेप्ट से है कि टीचर को अपने क्लास में बायसनेस नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। टीचर की नज़र में हर एक बच्चा बराबर इंपॉर्टेंट भूमिका में है और सभी बच्चा इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए। इस कॉन्सेप्ट को चेक किया जा रहा है आपके यहाँ पे। फाइनेंशियल सपोर्ट मस्ट गो टू द डिजायरेबल स्टूडेंट। जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो किसको जाना चाहिए, डिजायरेबल स्टूडेंट, जो योग्य है। तो ये बात तो ठीक लग रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स गिविंग एवरी सर्विस टू द टीचर। यानी जो बच्चा टीचर का हर एक काम कर रहा है, लंच बॉक्स इधर से उधर, पानी की बोतल भरना, बैग उधर से, बोर्ड साफ कर देना, रजिस्टर इधर से उधर करना, उस बच्चे को देना चाहिए नहीं। नहीं, ये तो रिश्वत होगी। यू आर न्यूट्रल एंड फील इट ए बर्डन। आप न्यूट्रल हैं कि बच्चों को ये मिले ना मिले, तो न्यूट्रल तो कभी नहीं होना, क्योंकि यदि गवर्नमेंट आपके थ्रू फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इट मीन्स कि वो बच्चों सरकार की नज़र में, डिपार्टमेंट की नज़र में वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ डिपार्टमेंट की नज़र में ज़रूरी है, आप उसके प्रति न्यूट्रल नहीं रह सकते। यदि हैं तो फिर वो आपके खिलाफ नेगेटिव जाएगा, है ना। ये गलत हो गया। और बर्डन तो बिल्कुल भी नहीं मानना ऐसे काम को, क्योंकि वो आपका क्या है, आपके जॉब का पार्ट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टीचिंग एंड टीचर। टीचिंग या टीचर के बारे में कौन सा ट्रू है। फर्स्ट है, टीचर वुड वर्क एज ए लीडर इन द क्लास। बिल्कुल करेक्ट भैया, जो टीचर को क्लास में लीडर के तौर पे काम करना चाहिए। सेकंड है, टीचर शुड मेंटेन डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर इन द क्लास। ये भी ट्रू है, टीचर को क्लास में डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर बनाकर रखना चाहिए। थर्ड है आपको, टीचर शुड मेक अ लेसन प्लान बिफोर प्रेजेंटिंग लेसन इन द क्लास। यानी टीचर को क्लास में जाने से पहले लेसन प्लान बना के जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ दिस, यानी ये सारे ही करेक्ट हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है, एक टीचर को कभी भी क्लास में लेसन प्लान के बिना नहीं जाना चाहिए। और इसके बारे में कहा जाता है कि यदि कोई टीचर बिना लेसन प्लान के क्लास में जाता है, ये ऐसा ही है कि कोई आर्मी या कोई फौज बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी रणनीति के बस चले गए कि भैया या तो मारना है या मरना है, तो उसके इसमें सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको कि टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप। टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप। तो द हैबिट ऑफ, जो टीम टीचिंग है ना, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, टोली शिक्षण कहते हैं, समूह शिक्षण कहते हैं, जिसमें एक क्लास को एक से ज़्यादा टीचर एक साथ मिलकर के पढ़ाते हैं। तो इसका पोटेंशियल टू डेवलप, यानी इसमें क्या चीज़ को विकसित करने की योग्यता रहती है टीम टीचिंग में। द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे टीचर के शिक्षण को सप्लीमेंट करना, पूर्ण करना। अब जैसे देखिए, मान लीजिए हो सकता है मैं 5वीं क्लास को पढ़ाता हूँ, तो 5वीं क्लास को मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं,
मैथ भी पढ़ाना है, इंग्लिश भी पढ़ाना है, हिंदी भी, ईवीएस भी, 4 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। हो सकता है मेरा मैथ बहुत अच्छा हो, मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो, इंग्लिश में मैं उतना बेटर ना हूँ, तो यदि मैं टीम टीचिंग के तौर पे काम करता हूँ तो मेरे साथ में मेरी टीम में जो दूसरा टीचर होगा, हो सकता है कि उसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी हो, उसका मैथ अच्छा ना हो, तो मैं उस टीचर के अंदर मैथ की जो कमी है उसे मैं पूरा कर दूंगा और मेरी इंग्लिश की जो कमी है वो टीचर पूरा कर देगा। यानी सप्लीमेंटिंग वाली बात तो करेक्ट है। सेकंड है कम्पिटिटिव स्पिरिट। नहीं, जो कम्पिटिटिव की बात होती है ना, कम्पिटिटिव प्रतियोगिता, ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। ये कभी भी जहाँ भी आ जाए उस ऑप्शन को काट दीजिएगा। कंपटीशन की भावना बच्चों को डेवलप नहीं करने देना, क्योंकि बच्चों के खिलाफ ही नेगेटिव चला जाता है। हाईलाइटिंग द गैप्स इन ईच अदर, यानी एक दूसरे के शिक्षण में जो कमियां हैं उसको हाईलाइट करना, यानी बच्चों को बताना कि देखो ये जो सर है ना, इनका मैथ कमजोर है, अच्छा ये वाले सर इनको तो इंग्लिश नहीं आती, तो हाईलाइटिंग नहीं होता है। ये करेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया, सॉरी। कोऑपरेशन, ये भी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट क्या होगा? द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। ये कोऑपरेशन के तरीके और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेक्चर एज ए टीचिंग मेथड कैन बी मोर इफेक्टिव इफ़ अ टीचर। पीछे हमारे स्कूल में एक जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत बड़े अधिकारी, वो आ गए और वही उन्होंने पहला क्वेश्चन आते ही यही पूछा कि देखिए सरकारी स्कूलों में क्या दिक्कत रहती है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग जो बातें करते हैं कि एक्टिविटी होना चाहिए, प्ले वे होना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी होना चाहिए, इंडिविजुअल को मौका मिलना चाहिए, इंडिविजुअल अटेंशन होना चाहिए, तो ये सारी बातें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप लेक्चर मेथड के साथ पढ़ाएं। लेकिन लेक्चर मेथड के साथ हम ऐसा क्या, उनका क्वेश्चन ये था कि लेक्चर मेथड के साथ हम ऐसा क्या करें कि सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें और क्लासरूम का माहौल एक्टिव रहे। वही क्वेश्चन यहाँ पर है कि लेक्चर एज ए टीचिंग मेथड, लेक्चर को जो हम एक टीचिंग मेथड के तौर पे यूज करते हैं, कैन बी मोर इफेक्टिव इफ अ टीचर डिक्टेट फ्रॉम नोट्स इनसाइड द क्लासरूम। यानी क्लास में क्या करता हो, अपने नोट को देख करके डिक्टेट करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। गॉसिप्स विद देयर स्टूडेंट, ये अपने बच्चों के साथ गप्पे लड़ाता है, रॉन्ग है। गिव द इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल रिलेटेड टू द टॉपिक, बिल्कुल करेक्ट है कि वो अपने टॉपिक से रिलेट करते हुए लिविंग एग्जाम्पल देता है, जिससे क्या होगा कि बच्चे अपने आसपास से उन एग्जाम्पल को रिलेट कर पाएंगे और वो जो लेक्चर मेथड के थ्रू जो बोरिंग बातें बताई जा रही है वो उसे आसानी से इंटरेस्टिंग तरीके से अपने दिमाग में, अपने स्कीमा में फिट कर पाएंगे। आगे चलिएगा, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अ न्यू कमर टीचर हु इज मालट्रीटेड इन हिज क्लास विल डील विद द स्टूडेंट्स बाय अप्लाइंग प्यूनिटिव मेजर, इम्प्रूविंग हिज क्वालिटीज एंड एक्सप्रेसिंग इट बिफोर। यानी एक टीचर है, वो स्कूल में नया आया है, तो उसके क्लास के जो बच्चे हैं उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो उस टीचर को क्या करना चाहिए? अप्लाइंग प्यूनिटिव मेजर, इम्प्रूविंग हिज क्वालिटीज एंड एक्सप्रेसिंग इट बिफोर दैम इन अ गुड वे, गिविंग दैम अ थ्रेट ऑफ एक्सपल्सन, चेंज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास आफ्टर कंसल्टेशन। चेंज ऑल द स्टूडेंट्स, तो ये पॉसिबल है ना कि अपने क्लास के सभी बच्चों को चेंज कर दें। गिविंग दैम अ थ्रेट, धमकी दो उसे, नहीं। अप्लाइंग प्यूनिटिव मेजर, इम्प्रूविंग हिज, ये करेक्ट करना है। आपको बच्चों के अंदर क्या करना पड़ेगा? विश्वास जगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई नया टीचर आता है तो बच्चे सोचते हैं कि अरे इसको कुछ नहीं पता, नया टीचर है, इसको स्टार्टिंग से पागल बना के रखो तो पागल बन के रहेगा, बढ़िया अपना पूरा साल सही से कटेगा। लेकिन धीरे धीरे आपको क्या करना है? अपनी क्वालिटीज़ को इंप्रूव करके बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है कि भैया देखो मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, मैं मैथ बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा, आप बर्डन फील नहीं करोगे, है ना। इंग्लिश स्पीकिंग आप सीख जाओगे, कंप्यूटर में सिखा सकता हूँ, गेम करवा सकता हूँ। इस तरह की चीज़ों में जब आप उनसे सुपीरियर साबित, बच्चों को लगेगा कि नहीं ये तो सच में खिलाड़ी आदमी है, ये हमारे बस में नहीं है, हमसे तो बहुत खिलाड़ी है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपकी बात भी मानेंगे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर फॉर्मुलेटिंग द करिकुलम विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। करिकुलम को बनाने के लिए कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? करिकुलम, पाठ्य निर्माण, पाठ्यक्रम को बनाने में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? टीचर्स एबिलिटी, चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज एंड नीड्स। नेक्स्ट देखिए, टीचर्स की एबिलिटी का करिकुलम से कोई लेना देना नहीं है। करिकुलम बनता है, उसका टीचर को अपनी एबिलिटी उसके हिसाब से मैच करना पड़ता है। चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज एंड नीड्स, नेशनल आइडियोलॉजी, सोशल एंड कल्चरल आइडियल्स। तो चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज एंड नीड्स ये तो कुछ हद तक ठीक है, बच्चों की योग्यता और आवश्यकता। नेशनल आइडियोलॉजी नो, सोशल एंड कल्चरल आइडियल्स नहीं। करेक्ट जो है आपका बी है, बी सबसे करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है, बच्चे की जो नीड है, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो टीचर ट्रेनिंग करना चाहता है, तो उसी के हिसाब से तो हाँ ये बच्चा टीचर बनना चाहता है, तो उस बच्चे के हिसाब से तो करिकुलम बनाया गया ना,
टीचर ट्रेनिंग का कोर्स। यदि वो बच्चा आर्मी बनना चाहता है तो उस बच्चे का जो पाठ्यक्रम होगा, करिकुलम होगा, वो आर्मी के हिसाब से होगा। समझ रहे इस बात का। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे की योग्यता कितनी है, बच्चे की नीड क्या है, क्योंकि योग्यता की बात है। यदि 12th लेवल का बच्चा टीचर बनना चाहता है तो उसे डाइट जेबीटी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। यदि कैपेबिलिटी उसकी 12th वाली है, 12th की नहीं ग्रेजुएशन की है, तो उसे बीएड वाला कोर्स पढ़ाया जाएगा। बीएड का करिकुलम थोड़ा सा मुश्किल फॉर्मुलेट किया जाता है। उसी तरीके से यदि किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसे एमएड वाला और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पड़े। यानी दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, कैपेबिलिटीज एंड नीड्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसमें। गैंग एज आपको पता ही होगा सभी को कि गैंग एज पीरियड्स रेफर्स टू एडल्ट, इन्फेंसी, टीन एज, प्री एडोलेसेंस। एडल्ट होगा नहीं क्योंकि एडल्ट में आपके 21 वाले चले जाते हैं। गैंग एज बहुत पहले की बात है, स्कूल स्टेज की बात है। इन्फेंसी में तो बच्चा घर में ही रहता है, गैंग कहाँ बनाएगा। टीन एज भी नहीं, ये इसमें जो करेक्ट आंसर है प्री एडोलेसेंस। इसमें जो आपका 12 साल के प्लस के 12 साल के लगभग की बात है ना, 10-12 साल की, इस एज में बच्चा गैंग एज बनाता है, सारे काम गैंग में करता हो। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी लर्निंग के प्रोसेस में इनमें से कौन सा शामिल है। इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज विच लीव परमानेंट इफेक्ट, synthesis and organization of the old and new experience resulting in a novel. In its simplest form, learning means acquisition, retention। देखिए all of the above। लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग एक नियर टू परमानेंट चेंज है हमारे बिहेवियर में, जो कि किसके कारण होता है, हमारे एक्सपीरियंस के कारण होता है, या फिर हमारे, है ना, इसमें हमारे जो नशा है, थकान है, इनके कारण हमारे बिहेवियर में आने वाले चेंज को लर्निंग नहीं कहा जाता है। लेकिन हम अपने प्रशिक्षण के थ्रू किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेकर के, या फिर जो है दूसरा क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंस के माध्यम से अपने व्यवहार में कुछ चेंज लाते हैं, और वो व्यवहार में चेंज टेम्परेरी नहीं होता, नियर टू परमानेंट, लगभग अस्थायी हो जाता है, तो वो आपका लर्निंग कहलाता है। इसी लर्निंग की परिभाषा में से क्वेश्चन निकाला गया है, इसमें सारी क्वालिटी शामिल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ a girl student requests you to collect her post at your address, what would you like to do in this case। एक जो गर्ल स्टूडेंट है आपकी, वो आपसे रिक्वेस्ट करती है कि सर प्लीज़ मैं गांव जा रही हूँ, या फिर जो भी है किसी भी कारण से मेरा एक ये पोस्ट आने वाला है और कोई बुक मंगवाया है ऑनलाइन, इसमें मैं आपका एड्रेस दे देती हूँ, आपके एड्रेस पर आ जाएगा, प्लीज़ ले लीजिएगा, मैं आऊँगी तब आपसे ले लूँगी। ये सीन है। इस केस में आप क्या करेंगे, यू वुड नॉट गिव परमिशन एज इट इज अगेंस्ट योर प्रिंसिपल। आप अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिद्धांतों के खिलाफ है। यू विल नेवर अलाउ हर सस्पेक्टिंग अ फाउल गेम। आप सोचेंगे कि ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, या फिर मुझे मतलब मेरे ऊपर कोई आरोप लगा सकती है, किसी तरह की दिक्कत हो जाएगी, मैं इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना चाहता, तो आप क्या करेंगे, उसे अलाउ नहीं करेंगे। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया जब आप टीचर हैं, आप पहले से दिमाग में गंदगी लेके बैठेंगे तो फिर क्या ही कर पाएंगे आप, है ना। तो आपको तो समाज को क्या करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ चेंज करना है, एक बढ़िया रास्ते पे ले चलना है, सही रास्ते पे ले चलना है। और यदि आप खुद ही हर चीज़ पे संदेह करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, अच्छे गुण आगे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो फिर समस्या तो रहेगी। एज ए टीचर यू विल अलाउ हर, बिल्कुल सही बात है। यू विल परमिट हर बिकॉज यू मे गेट इन टच विद हर। यहाँ पे जेंडर सेंसिटाइजेशन भी है कि आपको एज ए स्टूडेंट अपनी मर्यादा में रहना है, स्टूडेंट के साथ कैसे रिलेशन बना के रखना है, वो सारी बातें यहाँ पे चेक की जा रही है। तो एज ए टीचर यू विल अलाउ हर, ये आपका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, a teacher because of his or her democratic nature allows a student to sit all over the class. Some sit together and discuss or do group reading. Some sit quietly and read themselves. A parent does not like it. Which of the following may be the best way to handle the situation? यानी एक टीचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक नेचर का है, लोकतांत्रिक नेचर का है। वो क्या करता है, अपने बच्चों को पूरी छूट देता है कि आप चाहें तो किसी के साथ बैठ सकते हैं, साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, चाहे तो अकेले बैठ सकते हैं, साथ में जाके आप रीडिंग कर सकते हैं या आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, साथ में बैठ के ग्रुप रीडिंग कर लेते हैं। यानी क्लास में यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, कुछ इधर डिस्कस कर रहे हैं, कुछ यहाँ किताब पढ़ रहे हैं। तो एक पेरेंट आता है उसी बीच में, वो देख लेता है कि क्लास की हालत क्या है,
अब जो पुराने पुराने पेरेंट हैं उनके नज़र में तो क्या है कि टीचर बोर्ड पे डंडा लेके पढ़ा रहा है और बाकी बच्चे बिल्कुल डेस्क पे बैठे हो सामने देख रहे हैं। क्लास का डिसिप्लिन का मतलब उन्हें यही समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर डिसिप्लिन तो डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन है, यहाँ पर क्या है कि बच्चे अपने तरीके से सीख रहे हैं, है ना। तो उस पेरेंट ने उस पेरेंट को ये तरीका पसंद नहीं आता है, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा? पेरेंट्स शुड कंप्लेन अगेंस्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल। देखिए कोई सा भी स्कूल हो, यदि पेरेंट्स अपने बच्चे के टीचर के खिलाफ डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास जाता है तो दो तरह की दिक्कत आती है। एक तो पेरेंट्स को खुद ही नहीं जाना चाहिए टीचर के डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास कंप्लेन, क्योंकि टीचर है, पढ़ाना उस टीचर को, आपके बच्चे को, यदि आपको कोई समस्या लगती है, किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप उस टीचर से बात करें। वो टीचर आपके इशू को नहीं समझता है, नहीं सुलझाता है, तब आप प्रिंसिपल पे जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप इस तरह की हरकत करते हैं, कहीं ना कहीं टीचर कैसा भी हो, बहुत आइडियलिस्टिक टीचर हो, फिर भी उसके मन में एक नेगेटिव इमेज बन जाता है कि यार पेरेंट्स मतलब जो है ना, ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं बच्चे पर टीचर के द्वारा वो पक्षपात भेदभाव होना शुरू हो जाता है। तो पेरेंट्स को डायरेक्टली प्रिंसिपल कंप्लेन तो करना नहीं चाहिए। पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन ऑफ देयर वार्ड, यानी मेरे बच्चे का क्या करूँ, मेरे बच्चे का जो सेक्शन चेंज कर दो, दूसरे टीचर के सेक्शन में डाल दो। इस तरह की कंप्लेन भी कई बार पेरेंट्स लेकर आते हैं कि ये इस वाले सर नहीं पढ़ाते अच्छा, वो वाले सर पढ़ाते हैं, मेरे बच्चे को उसमें डाल दें। लेकिन स्कूल के जो सिस्टम है उसमें इस तरह की चीज़ें आसानी से पॉसिबल नहीं होती, तो ये भी गलत होगा। और दूसरी बात, यदि करेंगे क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चों को अलग सेक्शन में कहाँ डालेंगे? पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। पेरेंट को क्या करना चाहिए? पेरेंट को टीचर के साथ ट्रस्ट शो करना चाहिए। क्या शो करना चाहिए? ट्रस्ट, विश्वास दिखाना चाहिए टीचर में कि हाँ ये टीचर यदि ऐसा कर रहे हैं तो फिर सही कर रहे होंगे, इनका अपना तरीका है करने का। लेकिन हाँ, यदि आपको कोई दिक्कत है तो उस टीचर से डिस्कस कर लो कि सर मुझे ना ये चीज़ थोड़ी सी सही सी नहीं लग रही है, तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, क्या बच्चों को फ़ायदा होगा इससे, या बच्चे परेशान होंगे? पेरेंट को टीचर के साथ हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में एक बार जा करके इस तरह के डिस्कशन कर लेने चाहिए, ताकि टीचर भी सोचेगा कि अरे हाँ पेरेंट एक्टिव है, पेरेंट अच्छा है, इस पेरेंट से मुझे कोऑपरेशन मिलेगा, मैं थोड़ा सा मेहनत करूँगा, थोड़ा सा पेरेंट मेहनत करेगा, ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। सी करेक्ट है। पेरेंट्स शुड टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम दैट, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये मतलब सिचुएशन से भागने वाली बात होगी, ठीक है ना। तो ये आपका सी यहाँ पर सबसे परफेक्ट आंसर है कि भैया पेरेंट और टीचर के बीच में जो भी बात है बच्चे को लेकर के, आपस में एक दूसरे से बात करनी चाहिए। थर्ड पार्टी को तब इन्वॉल्व करना चाहिए जब दोनों में बातचीत ना बने, ठीक। तो ये 10 क्वेश्चन थे टीचिंग मैथोडोलॉजी के। आगे इसकी श्रृंखला और चालू रहेगी। आप इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट की तैयारी कि आप चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट पे वीडियो लाइए, तो उस सब्जेक्ट को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए आप। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि जो भी क्लासेस डाली जाती है PDF वगैरह वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। चलिए, तो आगे काम जो है आगे क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।